Hello students, welcome to बोर ठाकुर साईएस Academy YouTube channel. This is weekly current affairs program और आज के इस वीडियो में हम 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं. So let's see in today's video what are the important topics that we are going to discuss. हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. हमारा अगला टॉपिक है ICR ISAT intern awarded for developing bioinsecticide from Rampal leaves. So there is an intern who has won an award for developing bioinsecticide. इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे. अगला टॉपिक है वर्ल्ड्स टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट फ्लैगशिप. दुनिया में एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. हम जानते हैं एनवायरनमेंट लगातार डिग्रेड हो रहा है. तो दुनिया के सबसे जो 10 टॉप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. Next topic is NASA launches new mission to survey nearly all water on Earth's surface. तो नासा एक नया मिशन है जो कि धरती पे कितना पानी मौजूद है उसका सर्वे करने के लिए लॉन्च किया गया है. यहाँ पर हम उस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे. अगला टॉपिक है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग. इंडिया में बहुत सारे जोन्स हैं, यहाँ पर 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI लॉन्च किया गया है, तो इस SPI के बारे में जानेंगे और इसकी रिपोर्ट क्या है, इसकी फाइंडिंग क्या है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @BIS Academy and you'll get our telegram channel and you can follow our WhatsApp group to get all the PDF regarding current affairs और बाकी सब जो भी PDF required है आपको WhatsApp चैनल पर मिल जाएगा. WhatsApp चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. You can follow that channel to get all the PDFs, right? So let's start with the very first topic, important days of week. और हमारा सबसे पहला important day आता है 18 दिसंबर which is celebrated as Minorities Right Day in India. सबसे पहले आपको समझना होगा कि माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं. तो माइनॉरिटीज़ मतलब किसी भी बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, एथनिसिटी बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इनको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन वो हिंदू है और दूसरे जो भी रिलीजन है यहाँ पर इंडिया में, मुस्लिम हो गया या फिर सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, इनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली हिंदू से कम है. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी. और इनके राइट्स के लिए इंडिया में एक स्पेसिफिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर एज माइनॉरिटीज राइट डे, राइट. हर साल इसको 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में भी ये बताया गया है कि इंडिया के हर सिटीजन को बराबर का अधिकार है, चाहे वो किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उसका कुछ भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, हर तरीके से हर सिटीजन को बराबर अधिकार है, राइट. और यहाँ पर लोगों को इकोनॉमिकली, सोशली जो भी डिसएडवांटेज है, जैसे कि हम रिजर्वेशन सिस्टम जानते हैं, SC ST होते हैं, कास्ट के बेसिस पर लोग डिवाइड हुए हैं, तो उनको हम सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो भी लोग होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं. तो ये भी एक माइनॉरिटी राइट डे का हिस्सा आता है, राइट, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन के लिए. माइनॉरिटी राइट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया, एक स्पेशल कमीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो कि माइनॉरिटीज का ध्यान देता है. यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1992, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं, इस दिन स्टेटमेंट को ब्रॉडकास्ट किया था और अडॉप्ट किया था. कौन से स्टेटमेंट को? इंडिविजुअल्स राइट्स बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, नेशनल और एथनिक माइनॉरिटीज, राइट. और इसी दिन यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था और हाईलाइट किया था कि जो भी कल्चरल है, लिंग्विस्टिक है, नेशनल है, आइडेंटिटी माइनॉरिटीज़ को सबको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. हमारा अगला इंपॉर्टेंट डे आता है 18 दिसंबर को ही, जिसको हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो UN माइग्रेटरी एजेंसी है, इन्होंने माइग्रेशन को या फिर माइग्रेंट को कैसे डिफाइन किया है? अ माइग्रेंट इज एनी पर्सन हु इज मूविंग और हैज मूव अक्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर और विद इन अ स्टेट अवे फ्रॉम हिज हर हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस regardless of personal legal status, whether or not movement is voluntary, involuntary, what may be causes, what may be the length of the stay. यानी कि इसका कुल मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान अगर अपने स्टेट से बाहर जा रहा है या फिर अपने देश से बाहर जा रहा है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, उसका कुछ भी लीगल स्टेटस हो, चाहे अपने आप जा रहा हो या फिर किसी मजबूरी में जा रहा हो, कुछ भी कॉज हो, उसका जो स्टे है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम माइग्रेंट कहते हैं, राइट. तो इनके लिए एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया गया है क्योंकि माइग्रेंट जो होते हैं, मान लीजिए इंडिया के लोग
अमेरिका में गए, तो अमेरिका में माइग्रेंट्स को बहुत ही पोरली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक्स हैं, तो ब्लैक्स को लेकर जो भी डार्क फेस वाले होते हैं, जो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म देखने को मिलती है, यूरोपियन कंट्री में या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में। या फिर आप इंडिया में ही देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो भी लोग होते हैं, वो अगर देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो उनको चाइनीज़, चिंकी, पिंकी कुछ भी कह के चिढ़ाते हैं। तो ये माइग्रेंट्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए इनको एक इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में यहाँ पर हम 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के थीम की बात करें तो इंटीग्रेशन माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, ये इस साल का थीम रहा है। Moving to next important day, that is 19th December, which is celebrated as Goa's Liberation Day। यानी कि 19 दिसंबर के दिन ही गोवा आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? देखिए, गोवा अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को तो छोड़ दिया था 1947 में। लेकिन यहाँ पर पोर्टुगीज़ जो देश में आए थे, सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, पोर्टुगीज़ ने गोवा पर कब्ज़ा कर रखा था। ये छोड़ नहीं रहे थे गोवा को। तो इंडिया ने, इंडिया के आर्म फोर्सेस और नेवी की हेल्प से गोवा को इनके चुंगल से छुड़ाया, और 19 दिसंबर के दिन हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, गोवा लिबरेशन डे ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ गोवा। ऑन दिस डे वी रिकॉल द करेज एंड मोन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज हु वर पार्ट ऑफ द मूवमेंट टू फ्री गोवा। वी आर इंस्पायर्ड बाय द विजन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स गोवा's डेवलपमेंट। यानी कि ये गोवा के लोगों को इन्होंने बधाई दिया है और बताया है कि जिन्होंने भी गोवा के लिबरेशन में काम किया है, उनकी बहादुरी को याद किया जाएगा, और हम गोवा के आगे डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, राइट? So this is all about Goa's Liberation Day. Next important day is International Human Solidarity Day। ये हम 20 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? तो एक अवेयरनेस है कॉमन इंटरेस्ट के बारे में। मान लीजिए एक हिंदू रिलीजन है या फिर मुस्लिम रिलीजन है, तो वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ही कॉमन इनके इंटरेस्ट होंगे, उसको प्रमोट करना, उसको प्रैक्टिस करना। इसी तरीके से हम इंडियंस एक सॉलिडारिटी ले सकते हैं, हम सारे अपने देशवासियों की सॉलिडारिटी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म एक हमारा कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो हर साल 20 दिसंबर को हम सॉलिडारिटी को, जो भी अवेयरनेस होता है लोगों तक पहुंचाना, उसके इम्पोर्टेंस को समझाना, जैसे कि पॉवर्टी है, हंगर, डिसीज़ है, इसको निकालना। अब मान लीजिए हमारे देश में कुछ अमीर है, कुछ गरीबी, हम जानते हैं, मानना क्या है, हम जानते हैं। हर देश में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। अमीर वाले बढ़िया से रहते हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं, पॉवर्टी, हंगर, डिसीज़ से वो परेशान होते हैं। तो अगर लोग अवेयर होंगे, जो रिच पीपल अवेयर होंगे, तो इनका सपोर्ट करेंगे, इनका हेल्प करेंगे, क्योंकि एक ही देश में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो कहीं न कहीं सॉलिडारिटी या फिर इसी हिसाब से ये जुड़े रहते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश में हम जानते हैं बहुत तरीके के कल्चरल लोग रहते हैं, बहुत रिलीजन यहाँ पर रहते हैं, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यहाँ पर सेलिब्रेट करना ही इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, गवर्नमेंट्स को ये रिमाइंड करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं ह्यूमन सॉलिडारिटी को लेकर, उनको ये फुलफिल करें। आज के दिन हम इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी को अवेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और नए-नए इनिशिएटिव्स लाते हैं ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। ये है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी के डे के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे इज़ नेशनल मैथमेटिक्स डे, 22 दिसंबर। मुझे लगता है कि लगभग स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ से हमेशा भागते हैं, क्योंकि मैथ सबको पसंद नहीं आता है। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि मैथ में जिनको इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर हम 22 दिसंबर को इसको इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 22 दिसंबर के दिन ही 1887 में श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ था, जो कि एक बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के एक ब्राह्मण अयंगर फैमिली में हुआ था, इरोड जिले में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सा बात है, अगर हम किसी भी दिन को हम मनाते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि लोगों तक जागरूकता फैलाना या फिर उसके इम्पोर्टेंस को बताना। तो इन ह्यूमैनिटी में मैथमेटिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये लोगों को अवेयर कराना है, लोगों को जागरूक कराना है, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देखिए हम कितना भी भाग लें, कितना भी कर लें, लेकिन मैथमेटिक्स हमारे लाइफ में कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है ही है। जैसे कि मान लीजिए आप, पैसा है, पैसा गिनने के लिए, जोड़ने, घटाने के लिए कहीं न कहीं मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके रोज़ की दिनचर्या की ज़रूरत में मैथ का इम्पोर्टेंस उतना ही है, ठीक है? इसीलिए मैथ यहाँ पर सिखाना, पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आज के दिन स्टूडेंट के साथ-साथ ही टीचर्स को भी ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कैंप्स में, और जो भी प्रोडक्शन है यहाँ पर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है मैथमेटिक्स के लिए, इसका बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 23 दिसंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज किसान दिवस। किसान यानी कि फार्मर्स। 23 दिसंबर को हर साल हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर
चौधरी चरण सिंह, इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है और इसी साल हम इसको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। आज के समय में कंज्यूमर के पास बहुत पावर है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आज के दिन ही इसको प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया गया था और ये एक एक्ट बन गया था। इससे पहले कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन नेशनल कंज्यूमर राइट्स से या फिर कंज्यूमर राइट्स के आने के बाद कस्टमर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गया। जैसे अगर दुकान में आप कोई सामान लेने जाते हैं, आपको एक्सपायर्ड सामान दे देते हैं। अब आप वापस करने जाते हैं, वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स के लिए इम्पोर्टेंट थी और यहाँ पर ये काम में आ रही है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीक्स इम्पोर्टेंट डे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ, जो कि है एक इंटर्न को बायो इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यहाँ पर न्यूज़ में क्या है देख लेते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक 17 ईयर्स ओल्ड का रिसर्च इंटर्न है। रिसर्च किसको कहते हैं? हम रिसर्च आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को फिर से खोजना या फिर कोई नई खोज करना, उसे हम रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च टीम में एक इंटर्न था जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। कहाँ पर? फिट्जी जूनियर कॉलेज। इनका नाम क्या है? सर्वेश प्रभु। तो सर्वेश प्रभु इज़ अ हाई स्कूल स्टूडेंट who is 17 years old, and he has been awarded as International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropic। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको अवार्ड किया है और 3rd नंबर का इनको अवार्ड मिला है। कहाँ पर? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर इन यूनाइटेड स्टेट, राइट। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्री कॉलेज साइंस फेयर है। प्री कॉलेज मतलब कि कॉलेज जाने से पहले जो साइंस का एग्जीबिशन या फेयर लगता है, उसमें सर्वेश प्रभु को अवार्ड मिला है। अब अवार्ड क्यों मिला है? जिस प्लांट का इन्होंने खोज किया है, जिस क्रॉप का खोज करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, वो है अनोआ रेटिकुलेट। तो ये एक छोटा डेसिडुअस सेमी एवरग्रीन ट्री है। सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आती है, बाकी ये पूरे ज़िंदगी ये एवरग्रीन होती हैं, या फिर कह सकते हैं पत्ते इसमें लगे रहते हैं। तो ये एक एनोसिया पार्ट प्लांट का एक फैमिली का प्लांट है और इसके पार्ट को हम एनोस ग्रुप का पार्ट कहते हैं। इसमें कस्टर्ड एप्पल पाया जाता है। आप इसका अगर इमेज देखेंगे तो ये इमेज आप देख सकते हैं, ऐसा इमेज होता है इस प्लांट का। इसका जो फल होता है उसे हम कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, राइट। अब ये अलग-अलग स्पीशीज़ के द्वारा इनका नाम शेयर भी किया जाता है, जैसे कैरिमोला या फिर स्क्वैमोसा। ये सारे आपको एग्ज़ाम में देखिए नाम कभी-कभी ये पूछ लेता है हमारा कि जो भी कस्टर्ड एप्पल का जो कॉमन नाम होता है या फिर उनके जेनस होते हैं, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पुट अप हो सकते हैं। अब इस प्लांट से जो भी एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्ट मतलब कि जो भी अलग-अलग पार्ट निकलते हैं, चाहे पत्ती हो गया, छाल हो गया, फल हो गया, तो उसको ट्रेडिशनली अलग-अलग कंडीशन को ट्रीट करने के लिए काम में लाया जा सकता है। जैसे डिसेंट्री हो गया या फिर पेडिकुलोसिस हो गया, इन सबको ट्रीट करने के काम में इस प्लांट के पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। इवन डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। अब जो अवार्ड अभी मिला है वो इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए मिला है। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है? जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, फिर जो भी हार्मफुल पेट्स होते हैं जो कि खेती में नुकसान करते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं खेतों में। तो ये 3 डिस्ट्रक्टिव पेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, जिनका नाम है पॉड बोरर, ग्रीन पीच और एफिड फॉल आर्मी वॉर्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्टफुल है, ये जो भी रिसर्च यहाँ पर हुआ है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर आप इमेज हम देख चुके हैं। यूएन रिकॉग्नाइजेज नमामि गंगे एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। रिस्टोरेशन फ्लैगशिप हमने क्या मतलब है, मैं पहले बता चुका हूँ कि एनवायरनमेंट में जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके का वो हो, चाहे लैंड डिग्रेडेशन हो, सॉइल डिग्रेडेशन हो, कुछ भी हो, उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। तो दुनिया के टॉप 10 में नमामि गंगे को भी इंक्लूड किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो यूनाइटेड नेशन ने कजाकिस्तान वास्ट वाटर इनिशिएटिव को सबसे टॉप 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में नोट किया है। कब किया है? 2022 के मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। नमामि गंगे हमारा ऑलरेडी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो करंट में न्यूज़ में हमारा इंपॉर्टेंट है वो कजाकिस्तान के बारे में है, क्योंकि कजाकिस्तान के ग्रासलैंड को इसमें इंक्लूड किया है। प्रोग्राम क्या है? तो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ऑफ यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आर विनिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव दैट रिकॉग्नाइजेस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो भी दुनिया पे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, फिर फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे आप फ्लैगशिप फ़ोन लेते हैं, फ़ोन खरीदने जाते हैं, एक 10,000 का फ़ोन मिलता है, एक 1,00,000 का फ़ोन मिलता है। अब 10,000 वाले फ़ोन में वही काम होता है, 1,00,000 वाले में भी वही होता है, लेकिन डिफरेंस होता है ना कुछ दोनों में। तो ये फ्लैगशिप फ़ोन कहा जाता है, मतलब कि ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर फ्लैगशिप इनिशिएटिव होते हैं जो कि हाई लेवल पे एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के काम में आते हैं। तो अभी फ़िलहाल में कज़ाकिस्तान के वास्ट ग्रासलैंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव को दुनिया के टॉप 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, राइट। और सारे इनिशिएटिव जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन द्वारा वो प्रमोट किए जाएंगे, एडवाइस दी जाएगी उनको और फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, राइट। यहाँ पर हम इस इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये एल्टेन डाला गोल्डन स्टीप
स्टीप क्या होता है? तो एक लार्ज एरिया फ्लैट लैंड होता है जहाँ पर कोई भी ग्रासलैंड नहीं होता है, जंगल नहीं होता है। जनरली ये साउथ ईस्टर्न या फिर यूरोप सब एरिया में पाया जाता है। आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये देखिए। जो भी पोर्शन ये वाला कलर्ड पोर्शन है, इनको हम स्टीप्स कहते हैं और ये कजाकिस्तान एरिया में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो कज़ाक गवर्नमेंट ने 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर को एक एंडेंजर्ड एनिमल को बचाने के लिए एक हेवन बनाया गया है। मतलब कि यहाँ पर इसको एक एलोकेट कर दिया गया है कि इसको यहाँ पर जंगल बनाया जाएगा। एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन सा है? साइगा। इसको बचाने के लिए यहाँ पर साइगा आप देख सकते हैं, इसको बचाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने काम किया है। तो 2005 में इनका जो पॉपुलेशन था सिर्फ 50,000 था, लेकिन 2022 में इनका पॉपुलेशन 1.3 मिलियन हो गया है, लगभग 13 लाख हो गया है। तो आप देख सकते हैं 50,000 से 13 लाख कितना बड़ा लीप है। इसीलिए इसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है, राइट। एल्टिन डाला इनिशिएटिव जो है वो को फाउंडेड किया गया था 2008 में और कजाक मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी द्वारा ये मैनेज किया और कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये मैप हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब दुनिया के सबसे 10 जो रजिस्ट्रेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं? पहला है ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट। कौन कौन कंट्री के बीच में है? ब्राजील, प्राग, अर्जेंटीना। दूसरा है अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन। तीसरा है ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीकन यूनियन और अगला है नमामि गंगे इंडिया में। उसी तरीके से मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट रजिस्ट्रेशन ड्राइव, एल्टिन डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो कि अभी हमने पढ़ा, सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर, बिल्डिंग विद नेचर इंडोनेशिया और शानशुई इनिशिएटिव चाइना में। तो ये सारे दुनिया के टॉप 10 रजिस्ट्रेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, राइट। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं से भी, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन टॉप 10 रजिस्ट्रेशन फ्लैगशिप में है, कौन नहीं है। ये आप यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। Next topic is NASA launches the international mission to survey Earth's water. This is part of your GS paper 3 that is Science and Tech. न्यूज़ में क्या है बताया गया है, नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ताकि अर्थ के सरफेस पे जो भी वाटर है उसको मॉनिटर कर सके। तो सरफेस वाटर और ओशन टोपोग्राफी स्वॉट मिशन, इसमें अल्टीमीटर जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा और एसनेस के द्वारा। फ्रेंच का स्पेस ये एजेंसी है और पार्टनरशिप में रखा गया है यूके और कनाडा को। तो यहाँ पर 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर या फिर आप कह सकते हैं 4 एजेंसीज मिलकर स्वॉट मिशन को इन्होंने बनाया गया है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दुनिया में जो भी अर्थ सरफेस का वाटर है, सबसे पहला ऐसा इनिशिएटिव है। अर्थ के वाटर सरफेस को ये मॉनिटर करेगा, सर्वे करेगा और पता लगाएगा कि टोपोग्राफी क्या है, कितना बॉडी में चेंज आ रहा है, सी लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस मिशन में देखी जाएंगी, राइट। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सैटेलाइट जो है पानी की हाइट को मेजर कर सकता है, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडी हो, ओशियन हो, और अर्थ के 90% वाटर बॉडी जो भी है वो इनको मेजर कर सकता है। ये ओशन के सर्कुलेशन को भी मेजर कर सकता है 15 से 25 किलोमीटर। सर्कुलेशन मतलब जैसे ओशन होता है, मूव करता है, अंदर आता है, वेव्स होते हैं ना, तो इतने एरिया को ये पूरा अच्छे तरीके से ये मॉनिटर कर सकता है। ये जो भी डेटा है ये 6 महीने में पूरा डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर देगा। इसमें एक ऑपरेशन जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो अर्थ सरफेस का जो भी 78 डिग्री साउथ है, 78 डिग्री नॉर्थ है, लैटिट्यूड है, और ये 21 दिन में एक बार इनका डेटा यहाँ पर हमारे पास आएगा अर्थ पर प्रोसेस करने के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक है हमारा? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ये प्रोग्राम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जेएस पेपर 2 का हिस्सा है। यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स फॉर लाइब्रेरी प्रोग्राम अंडर विच बुक्स वुड बी डायरेक्टली गिवन टू दोज हु आर अनेबल टू एक्सेस स्टेट रन लाइब्रेरीज। अब बहुत सारी लाइब्रेरीज स्टेट में हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इन लाइब्रेरीज में डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं। कैसे लोग नहीं जा सकते हैं? जैसे कि सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, कुछ बच्चे हैं, जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल में, तो ऐसे लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों तक बुक पहुंचाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? तो वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर्स किताबें निकालेंगे और ऐसे लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो भी इनकी डिमांड होगी, राइट। और जो भी जिसको भी बुक लेना है उनको फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी इनिशिएटिव में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को अंडर में स्टेट के 2500 लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि 31 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। तो एक तरीके के नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाई जाएगी ताकि लोगों तक एजुकेशन और अच्छे से पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज शाह चेयर्स 25th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल इन कोलकाता। न्यूज में क्या है? यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह प्रेसाइडेड ओवर 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन कोलकाता। अब जोन काउंसिल क्या है? तो ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो कि पार्लियामेंट के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 इसके बाद इसको बनाया गया था। अब जोनल काउंसिल को बनाने का मतलब क्या था? तो ये हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में इन्होंने इस आइडिया को प्रोत्साहित किया और उसके बाद स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बनाया गया है, जिसके बेसिस पर
जोनल काउंसिल या फिर जोन्स बनाए गए। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो जो भी स्टेट है उस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहेंगे हर जोन के, और वाइस चेयरमैन का काम करेंगे। जैसे कि कई जोन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जोन है, तो उस जोन के जो भी चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो वाइस चेयरमैन का काम करेंगे। और सबको ऑफिस मिलता है, मतलब दो एक साल के लिए एक बार ऑफिस मिलता है, ये रोटेट होता रहता है हर साल, राइट। और चीफ मिनिस्टर और दो और मिनिस्टर होते हैं जो कि गवर्नर गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं। और स्टेट में भी दो मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज के इसमें इंक्लूडेड होते हैं हर जोन में। करंटली 6 जोनल काउंसिल हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ये सारे काउंसिल अभी इंडिया में अवेलेबल हैं। और इनकी हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो जो भी कॉमन इंटरेस्ट रहता है, जैसे इकोनॉमिक है, सोशल प्लानिंग है, तो जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, ये जोन है। अब इस जोन में कोई भी इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग करनी है तो इसी जोनल काउंसिल मीटिंग के द्वारा की जाएगी। चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड हो या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट हो, ये सब यहीं से मैनेज किया जाएगा, राइट। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये सारी चीज़ें की जाने लगी हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल की बात करें कि हर जोन में कौन कौन से स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो नॉर्दर्न जोन काउंसिल में कौन कौन है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में अब देखेंगे इंडिया का मैप, आप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ में जो जो स्टेट्स अवेलेबल है इसमें ऐड कर दिए गए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में जो भी स्टेट सेंटर में है, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको हम सेंट्रल जोनल काउंसिल में रखते हैं। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आप चले आइए तो वहाँ पर आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। वेस्टर्न में आप देखेंगे तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये सारे आपके देश के वेस्टर्न पार्ट में है। ईस्टर्न पार्ट में ये है, वेस्टर्न में ये है, नॉर्दर्न में बसता कौन सा है, साउथ पार्ट बसता है। तो सदर्न पार्ट यहाँ पर है स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरीज एंड पुडुचेरी। बीच में यहाँ पर वेस्टर्न काउंसिल भी आता है। ये सारे आप देख सकते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पांच हमारे डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और पांच एक सेंट्रल है। तो ये 5 जोन काउंसिल में इंडिया डिवाइडेड है। और यहाँ पर हमने देखा था टोटली कितने थे, 6 थे। क्यों थे यहाँ पर 6? यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न एक स्पेशल था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में यहाँ पर हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर 5 ही बताया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न में जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो सारे स्टेट्स वहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। न्यूज़ में क्या है, हाल ही में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर along with Institute of Competitiveness and Social Progress Imperative release Social Progress Index। इसमें कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? पहला है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स को लॉन्च किया है। ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। अब यहाँ पर असेसमेंट में क्या स्कोर है सोशल इंडेक्स का, आप देख सकते हैं। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 12 कंपोनेंट के बेसिस पर एक्सेस किए जाते हैं। यहाँ पर 3 सबसे क्रिटिकल डायमेंशन है। पहला है सोशल प्रोग्रेस, जैसे कि बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। ये 3 क्रिटिकल डायमेंशन है जिसके बेसिस पर ये 12 कंपोनेंट बने हैं और स्कोर्स दिए जाते हैं। इसमें 89 इंडिकेटर्स हैं स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 49 इंडिकेटर्स। अगेन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, स्टेट लेवल पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने इंडिकेटर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर्स कम यूज़ किए गए हैं, स्टेट बड़े होते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ पर बेसिक ह्यूमन नीड्स के जो भी डायमेंशन होते हैं, जैसे कि असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, शेल्टर एंड न्यूट्रिशन ऑफ बेसिक मेडिकल केयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं या क्या क्या बेसिक नीड है। जैसा कि हमने बेसिक ह्यूमन नीड देखा, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी। फिर वहीं पर फाउंडेशन ऑफ वेलबींग की बात करें तो एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, एनवायरमेंटल क्वालिटी। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पर्सनल राइट, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइसेस, इंक्लूसिवनेस, एक्सेस टू एडवांसमेंट। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सब क्लासिफिकेशन है। आप इस इमेज को यहाँ पर पॉज करके ले सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, राइट। मूविंग टू एसपीआई के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है सोशल प्रोग्रेस बेस, यानी कि सोसाइटी में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी में रहता कौन है, ह्यूमंस रहते हैं, हम ही रहते हैं। तो हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये किस बेसिस पर डिसाइड होगा। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वेल बींग को हमारे मेजर करता है। जैसा कि हमने यहाँ पर फैक्टर्स देखा, इन फैक्टर्स के बेसिस पर किसी भी इंसान का या फिर किसी भी सोसाइटी का कितना वेलबींग है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, वो मेजर होता है। एसपीआई पहला होलिस्टिक टूल है जो कि सोशल प्रोग्रेस को मेजर करता है विदाउट जीडीपी। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीडीपी ही यूज होना है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है जीडीपी को, ठीक है। एसपीआई टूल जो है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, साले को चूतिया बोल देंगे।
अब हम देखते हैं एसपीआई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है सोशल और एनवायरमेंटल इंडिकेटर पर। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब एक तरीके से मैच कर सकता है। सोशल प्रोडक्ट्स प्रोग्रेस जो इंडिकेटर है, ये एक पहला होलिस्टिक टूल है जो कि सोशल प्रोग्रेस को मेजर करता है जीडीपी के बगैर। बाकी सब में हम कैसे मेजर करते हैं, मान लीजिए इंसान का ग्रोथ देखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है, तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ में लाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल प्रोग्रेस देखना है, यहाँ पर जीडीपी का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये देश के सोशल प्रोग्रेस को नेशनल और सब नेशनल लेवल्स पे डिवाइड करके देखता है। इसमें कंपोनेंट्स के बारे में हम देख ही चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं स्कोर्स क्या हैं। तो टीयर 1 में पौंडीचेरी को 65.99 ये हाईएस्ट स्कोर रहा है। इसमें पर्सनल फ्रीडम, चॉइसेस, शेल्टर, वाटर सैनिटेशन ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर देखा गया है। राइट। सेकंड इज लक्षद्वीप एंड गोवा, ये सेकंड और थर्ड नंबर पर रहे हैं, 65.89 नंबर और 65.53। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नंबर मिला है। और इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को टीयर 1 में रखा गया है, जो कि टॉप परफॉर्मर रहे हैं। टीयर 6 के जो भी स्टेट्स आ रहे हैं, आसाम, झारखंड, बिहार, ये सबसे लोएस्ट स्कोरर रहे हैं। आप देख सकते हैं झारखंड, असम, बिहार लोएस्ट स्कोरर रहे हैं और इनको टीयर 6 में रखा गया है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर कंपोनेंट, अब देखिए अलग-अलग कंपोनेंट के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो वाटर सैनिटेशन सेक्टर कंपोनेंट में गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ को टॉप में रखा गया है। वहीं पर एक्सेस टू बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें तो दिल्ली 71.3 टॉप पे रहा है। इसी तरीके से अलग-अलग पोजीशन पे यहाँ पर अलग-अलग नंबर दिए गए हैं, राइट। तमिलनाडु 72 हाईएस्ट स्कोरर रहा है अपॉर्चुनिटी के डायमेंशन के बारे में। अपॉर्चुनिटी डायमेंशन वगैरह में आप हम देखेंगे तो क्या-क्या है, सॉरी, अपॉर्चुनिटी के डायमेंशन में ये रहा। अपॉर्चुनिटी डायमेंशन क्या है, पर्सनल राइट्स है, पर्सनल फ्रीडम चॉइस है, इंक्लूसिवनेस है, एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन है। ये सारे फैक्टर्स के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सिक्किम टॉप परफॉर्मेंस रहा है इंक्लूसिवनेस, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है पर्सनल राइट कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक बोर ठाकुर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों तक मदद मिल सके। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।